हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज आपका मॉडर्न फिजिक्स का एक और पार्ट या न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एटम। इसको बेटा हम लोग 5 लेक्चर में कोशिश करेंगे क्या करने का, कंप्लीट करने का। पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी एटॉमिक मॉडल जो थ्योरी दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके बोर्स मॉडल पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग बेटा फाइनली एक्सरे प्लस मोस्टलेज लॉ पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपका रोड मैप क्लियर है कि 5 लेक्चर में हमारा कोशिश रहेगा कि आपको एटम का पूरा चीज अच्छे से समझाया जाए। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात समझते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन मॉडल और रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है? तो पुराने जमाने में बेटा सबसे पहले ये समझिए कि जो भी मटेरियल बने हुए हैं, जो भी सब्सटेंसेस बने हुए हैं, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, बोलने के लिए तो बहुत लोगों ने बोला, ठीक है, बट हम मानते हैं कि सबसे पहले डाल्टन ने बताया। ठीक है ना? तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले आपके डाल्टन साहब ने बताया। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन। ठीक है ना बेटा, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना? तो डाल्टन साहब ने क्या बोला, सिंपल भाषा में पहले समझते हैं, फिर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है ना? डाल्टन ने बोला, ठीक है ना, डाल्टन ने यही बोला कि जितने भी मटेरियल है वो टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। सही है? क्या बोला इन्होंने? टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है ना? जो कि स्फेरिकल होते हैं। ठीक है? जो कि क्या होते हैं बेटा? स्फेरिकल होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, मतलब उनको डिवाइड किया नहीं जा सकता है। ये उन्होंने बोला डाल्टन ने। ठीक है? और भी कुछ कुछ चीजें बोला है, उसको डिटेल में देखेंगे। बट इसके बाद क्या हुआ कि जे थॉमसन आ गए। अब जे थॉमसन ने क्या कर दिया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है ना बेटा? डिस्कवरी ऑफ क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन कर दिया। जिसके चक्कर में जो ये बोल रहे थे कि इंडिविजुअल है, ये वाला चीज क्या हो गया, इनका गलत हो गया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपके जे थॉमसन ने क्या दे दिया बेटा आपको? एक एटॉमिक मॉडल दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। नाम सुनते जाइएगा, क्या बोलते हैं बेटा? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है ना? तो ये इन्होंने दे दिया। ठीक, और कुछ कुछ इन्होंने बताया। ठीक है ना? इसके पैरेलली आपका एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली में रुदरफोर्ड ने थ्योरी दिया था। ठीक है ना? ये सजेस्ट किए। ठीक है ना? और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसको हम इस सजेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कोई और किया था। ठीक है? और यहाँ पर इन्होंने जब अल्फा स्कैटरिंग कराया सजेशन पे, इनके सजेशन पे क्या हुआ? अल्फा स्कैटरिंग हुआ। ठीक है? तो अल्फा स्कैटरिंग जब हुआ तो ये न्यूक्लियस के बारे में नहीं बोले थे, यहाँ पर ये डिस्कवरी ऑफ क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। सही है? तो डिस्कवरी ऑफ जैसे न्यूक्लियस हुआ तो ये गलत हो गए। ठीक है? तो मिला जुला के ये हुए, फिर ये क्या हुआ कि इसके बाद ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये गलत हो गया। इसके बाद भोर्स आए। ठीक है ना? भोर्स ने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए थ्योरी दी है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? तो आप इस चैप्टर का रोड मैप समझिए, ये मॉडल जो है ये बस थोड़ा थोड़ा हमें जानना है, इसको थोड़ा न्यूमेरिकल इस पे हमें करना है, और फिर वोर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? तो आई होप आपको मॉडल जो है क्लियर हो गया दिमाग में कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो इनके पोस्टुलेट्स क्या थे, ये क्या बोले? ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है, टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सही है? उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हैं, जो कि कैसा है बेटा? इंडिविजुअल है, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? एटम। क्लियर है क्या? उसके बाद उन्होंने बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है? तो कुछ बातें सही है, ये उनके लिए सही है, होता भी है। ठीक है? उसके बाद बोला उन्होंने एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज, एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो फ्रॉम फॉर्म कंबाइंड कंपाउंड, सॉरी। तो एटम कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना, और रेशियो में जैसे H2O है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। सही है? ठीक, अब इनका लिमिटेशन क्या था कि इन्होंने जो बोला था कि एटम्स आर डिविजिबल, ठीक है ना, बोला था एटम्स आर इनडिविजिबल, बट हमें क्या बाद में पता चला कि एटम्स आर डिविजिबल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये गलत हो गए, ये जो बोले थे ना कि भैया ये टाइनी इनडिविजिबल है, तो ये वाला चीज गलत हो गया। ठीक है? तो इन्होंने जो भी थ्योरी दिया, कुछ चीजें सही भी बोला और कुछ चीजें उन्होंने
गलत भी बोला, बट इन्होंने एक चीज तो यहाँ पर बता दिया कि जो मैटर बने हुए एक छोटे से पार्टिकल से बने हुए, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, उसका नाम एटम दिया। बट इन्होंने बोल दिया था कि वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना बेटा, इनडिविजिबल है, जबकि वो डिविजिबल है। ठीक, अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो कौन किया? जे थॉमसन ने। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, ठीक है ना, ये भी समझिएगा। इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है ना, बट हमें जितना जरूरत है उतना जानेंगे, ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या बोला कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, आपको मैं पहले बताया भी था ये बात, ठीक है ना, दूसरे चैप्टर में, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। इसके बेटे ने क्या किया था बेटा, ये प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव करता है, उसके लिए इनको नोबेल मिला था। तो डिस्कवरी ऑफ जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन किया, समझते जाइएगा हर चीज को, जैसे ही उन्होंने डिस्कवरी ऑफ क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन किया, तो मतलब तो डाल्टन साहब गलत हो गए। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया एटम जो है ना वो डिविजिबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एज ए सीड, वाटरमेलन में जैसे सीड होता है ना, वैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इंबेडेड होते हैं, और बाकी जो स्फीयर होता है वो ओवरऑल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने बोला कि ये स्फीयर जो है ना बेटा, ये क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसमें इंबेडेड होते हैं एज ए सीड्स, ठीक है। और ऐसा होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना ही आपका निगेटिव चार्ज होता है। इन्होंने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है बेटा, निगेटिव चार्ज होता है। और यहां से इन्होंने बोला कि ये जो होता है बेटा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बात को समझिएगा, क्या होता है बेटा, आपका न्यूट्रल होता है, सही है। तो इन्होंने ये बोला, तो ये बोले कि न्यूट्रल होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज क्या है, स्फीयर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर embedded like a plum in pudding, ठीक है ना, सीड, प्लम पुडिंग और सीड इन ए वाटरमेलन, ठीक है ना। तो ये बोले ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक, तो ये भी सही बोले, न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद बोले मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास हर जगह सेम होता है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये बहुत पुरानी बात है, अब तो हमें सब कुछ पता है ना, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तो ये बोल रहे थे कि गोला होगा, और गोला में हर जगह मास होगा, उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसे सीडेड सीट जैसे होंगे, और सब जगह पॉजिटिवली चार्ज होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होंगे, ठीक है। बट लिमिटेशन क्या था कि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। बाद में जब रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि नहीं ऐसा है ही नहीं। तो ये गलत होने के कारण थे कि ये न्यूक्लियस के बारे में कमेंट नहीं किए, could not explain Rutherford alpha scattering experiment, could not explain stability of atom, ये सब लिमिटेशन था। तो डाल्टन ने बोला कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, जो कि इंडिविजुअल है, जो गलत हो गए। इन्होंने बोला कि नहीं भैया इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बीज की तरह, ठीक है, ये भी गलत हो गए। ये गलत क्यों हुए? जब अल्फा स्कैटरिंग रुदरफोर्ड ने किया तो, ठीक है। तो ये दो मॉडल आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं बेटा मेन चीज, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है ना, एंड रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब यहां से बातें समझिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज समझना है, जानना है, और अच्छे से इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पहला चीज क्या है कि एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने सजेशन दिया था। एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन है? एक्सपेरिमेंट करने वाले ये दो भाई साहब थे, एच जीजर एंड मार्टसन जो है, इन्होंने क्या किया था बेटा, एक्सपेरिमेंट किया था। तो कभी कभी इस एक्सपेरिमेंट का ये भी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। सजेशन दिया था रुदरफोर्ड ने, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बट चूंकि उन्होंने पूरा थ्योरेटिकली सजेशन दिया था और लैब में जाके ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो नाम उन्हीं का आया, ठीक है ना। किसका बेटा नाम आया? आपका रुदरफोर्ड का ही नाम आया, ठीक है। बट फिजिकली लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन थे? लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये दोनों थे, ठीक है। इन्होंने क्या सेटअप तैयार किया कि इन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन लिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गन आपको पता होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गन जो यूज होता है टू फायर क्या, टू फायर चार्ज, ठीक है ना। चार्ज को फायर करने के लिए जो यूज होता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। तो इन्होंने क्या लिया कि एक इलेक्ट्रॉन गन लिया, इलेक्ट्रॉन गन से अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, नाम सुनते जाना, सबसे पहला नाम किसका है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं, ठीक है ना, किसको बेटा? He2+, सुनते जाना, किसको बोलते हैं? He2+, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकाल गए तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बोले,
या अल्फा पार्टिकल बोले He2+। अब समझिएगा, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज हमें जानना है। इसका मास टेक्निकली 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास। लेकिन टेक्निकली अगर आप समझो ध्यान से तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हम इसका मास करीब करीब 4 मास ऑफ प्रोटॉन मान लेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद इस पे चार्ज की बात करो तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो होगा +2e। सही है। तो ये अल्फा पार्टिकल लिए, इस अल्फा पार्टिकल को ये क्या किए, फायर किए, और बीच में यहां पर ये थीन गोल्ड फॉयल रखे, थीन गोल्ड फॉयल। सही है ना बेटा। ये थीन गोल्ड फॉयल क्यों रखे उस पर भी समझेंगे। इसका जो थिकनेस होता है, समझिएगा, इसका जो थिकनेस होता है ये करीब करीब होता है 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर, -7 मीटर। समझते जाइए, करीब करीब थिकनेस ये होता है। ऐसा क्यों लिए, इतना पतला क्यों लिए, इसका कारण है। कारण ये है कि जब हम अगर मोटा लेंगे, ऐसे थिक लेंगे तो क्या होगा, अगर हम थिक लेंगे बेटा तो क्या होगा, बहुत सारे एटम आएंगे, गोल्ड के बहुत सारे एटम आएंगे। तो ये थिक लेने में दिक्कत था कि बहुत सारे एटम आएंगे, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया उसको, मतलब हम लोगों ने क्या, रुदरफोर्ड ने इसको क्या लिया, थिन, इतना थिन लिया कि जैसे इस पे एक ही एटम रखा हुआ हो। सही है, सिंगल एटम लेयर हो, सिंगल एटम लेयर हो। सही है। तो ये बात समझ में है कि वो एकदम पतला होता है। अब जब इसको फायर किया गया तो इसके बाद उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटली क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। अब ये जो बना होता है बेटा जेडएनएस का बनता है, जिंक सल्फाइड का। तो इसमें क्या होता है, जैसे उधर से अल्फा पार्टिकल को हम लोग फायर करते थे, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन गोल से जैसे अल्फा पार्टिकल आया, गोल्ड फॉइल को क्रॉस किया, तो हमें इधर स्पॉट दिख रहा था। सही है, इधर हमें स्पॉट दिख रहा था। ठीक है, उसके सामने कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है ना बेटा, उसके सामने हमें कुछ भी नहीं दिखा, ऑलमोस्ट ब्लैक, कुछ भी नहीं दिखा, ये यहां होना चाहिए, और अगल बगल बहुत कुछ दिख रहे थे। तो यहां से उन्होंने शुरू किया ऑब्जर्वेशन करना। क्या शुरू करना शुरू किया बेटा, ऑब्जर्वेशन। दूसरा चीज प्लीज ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा चीज, ठीक है ना बेटा, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि अगर ये एटम हम जूम कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, 1000x समझाने के लिए, तो अगर ये एटम है, समझिएगा, तो इन्होंने क्या देखा कि जो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है ना, इधर से, तो ज्यादातर ऐसे निकल रहा है, ठीक, कुछ ऐसे निकल रहा है, एकदम ही एक पोजीशन है जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। तो इसको क्या लगा कि यार, और ये कैसे पता कर रहे थे कि क्या निकल रहा है, यहां पर जो अपने पास जेडएनएस है, ये जो अपने पास स्क्रीन है जेडएनएस का बना हुआ, इस पर जो स्पॉट बनता था, जो स्पॉट बनता था उससे पता करते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर पार्टिकल ऐसे जो जा रहे थे, सही है ना, ज्यादातर पार्टिकल क्या हुए कि अनडेविएटेड निकल गए, बहुत ही कम डेविएशन, मतलब एकदम ही लेस देन 1 डिग्री। समझ में बेटा, एकदम ही कम डेविएशन से क्या हो गए, निकल गए। ठीक, तो इन्होंने सोचा कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। जे थॉमसन ने तो बोला था कि पूरा सॉलिड है, हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आधा तो खाली जगह दिख रहा है। तो इन्होंने यहाँ देखा कि यार ये तो एटम में कुछ है ही नहीं, लेकिन इनको लगा कि यहाँ पर कुछ तो है कि जा नहीं रहा है। और बाद में इसी को क्या बोले बेटा उन्होंने, न्यूक्लियस। क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लियस। और यहाँ से डिस्कवरी ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियस। सही है, यहाँ से डिस्कवरी ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियस। और इसको हम बोले स्कैटरिंग, स्कैटर्ड एंगल, ये थीटा से, ये जो देखे हम लोग। सही है क्या, तो ये एक्सपेरिमेंट किए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया बेटा, ऐसे फेंका गोल्ड फॉइल पे, वो भी थिकनेस बहुत कम था, तो बहुत सारे पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गए, और कुछ तो दिखे ही नहीं, मतलब वो कम बैक कर गए। सही बेटा। अब इसके हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन आया, क्या क्या आया, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, करीब करीब 99.9% निकल गए क्या बेटा, एकदम ही स्ट्रेट, अनडेविएटेड, ऑलमोस्ट अनडेविएटेड, मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट अनडेविएटेड। कितनी बड़ी बात है, मतलब वो सीधे निकल गए। इससे पता चला कि उसके अंदर बहुत ज्यादा वैकेंट प्लेस है। सही है, क्या पता चला कि बहुत ज्यादा वैकेंट प्लेस है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि दे शोड द मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है। ठीक है बेटा, 99% खाली जगह है। ठीक है, तो फिर मास कहाँ है,
ठीक, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारा खाली जगह, क्योंकि भैया अनडेविएटेड निकल रहा है, मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि सम अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ कुछ स्मॉल एंगल से क्या हुए, डेविएट हुए, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा डेविएशन दिखा। और उन्होंने बोला कि ओनली अबाउट 0.14%, समझ लेना 0.14%, 0.14% मतलब आप समझिए कि 10,000 में आपको 14, ठीक है ना, 10,000 में आपका क्या बेटा 14 क्या हुआ ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाई मोर देन 1 डिग्री, एकदम 1 डिग्री दिखाई भी नहीं देगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर हमने अल्फा पार्टिकल एटम पे फेंका बहुत सारा, तो बहुत ऐसे कम पार्टिकल हैं जो डेविएट हुए। क्लियर है? उसके बाद क्या बोले कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 8,000, समझ रहे हो, 1 in 8,000 वेर डिफ्लेक्टेड बाई मोर देन 90 डिग्री। मतलब अगर हमने वहां पर 8,000 अल्फा पार्टिकल को फेंका, तो मे भी एक मोर देन 90 डिग्री से क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। सही है? तो ये जो हो रहा था डिफ्लेक्शन, इसमें बहुत निकल जा रहे थे, कुछ ही थे जो कि ऐसे टाइप के भी आ रहे थे। सही है? ऐसे जाके ऐसे भी आ रहे थे, बहुत कम। सही है? या ऐसे जाके ऐसे आ रहे थे, जो भी है। ठीक है बेटा? तो ये आपको डेटा बता रहा है कि भैया यहां से उन्होंने डिस्कवरी किया कि एटम में बहुत सारा खाली जगह है, ठीक है, बट उसके सेंटर पे कुछ है। और वहां से इन्होंने क्या बोला, दिस वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना बेटा, दिस वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन, इट शोड द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल डेंस, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस डेट रिपेल द अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली। सही है? तो यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, समझना बेटा, उन्होंने क्या बोला समझिएगा, कंक्लूजन जो निकाला उन्होंने, उन्होंने फाइनली यही बोला, ध्यान से समझिएगा, कि भाई ये हुआ एटम, एटम के सेंटर पे जो एक है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। सही है? और इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस का रेडियस जो होगा वो करीब करीब 10⁻⁻15 मीटर होगा। सही है? और ये जो एटम का रेडियस होगा, एटम के रेडियस के बारे में बोले, एटम का रेडियस जो होगा वो 10⁻10 1 एंगस्ट्रॉम का होगा। सही है? तो इन्होंने साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ द एटम बोला, और इन्होंने और भी चीजें बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड नहीं है, इसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। सही है? कंक्लूजन क्या क्या निकाला उन्होंने, कि ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने निकाला कंक्लूजन कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में। सही है? और उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज वो न्यूक्लियस है, उसका रेडियस क्या होता है, इतना। और इन्होंने ये बोला, सही है, 3, इसको बोलते हैं कि फर्मी मीटर के रेंज में आया। सही है? इसको बोलते हैं कि एंगस्ट्रॉम के रेंज में आया। ठीक, तो ये सारे उन्होंने कंक्लूजन दिया। ठीक है बेटा? और उसके आधार पे, ठीक है ना, उन्होंने ये सारी चीजें बताई, और उसके बाद उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन ये बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ठीक है? यही से इनका लिमिटेशन शुरू हुआ। तो लिमिटेशन कुछ देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात, तीनों मॉडल समझ आया कि डाल्टन ने बोला इंडिविजुअल है तो डिविजिबल हो गया, जे थॉमसन ने बोला कि भैया पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, तो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि नहीं भैया खाली जगह है। तो ये सारी चीजें बोल दी है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कुछ चीजों का, मैथमेटिकल चीजें देखते हैं, अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट हुआ। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि लेट अस अज्यूम ये आपका, ठीक है बेटा, ये आपका एटम हुआ, समझिएगा, बहुत ही प्यार से समझिएगा, और ये इसके सेंटर पे न्यूक्लियस हुआ। सही है? ये सेंटर पे इसके न्यूक्लियस हुआ। जब हम अल्फा पार्टिकल को फेंकते हैं इसके तरफ, सही है, अल्फा पार्टिकल को जब हम फेंकते हैं किसके तरफ, इसके तरफ, तो अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल जाएगा ऐसे जाके ऐसे डेविएट होगा। ठीक है? ऐसे जाके ऐसे डेविएट होगा। समझिएगा बेटा, बहुत सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, ये सब ऐसे डेविएट होगा। ठीक है? थोड़ा सा, सही है? और ये जो डेविएट हुआ इसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है? समझिएगा यहां से टर्म। ठीक है?
और ये जो दूरी हुई यहां से बेटा, यहां से ये बी, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, और मेरे को थोड़ा इसको और अच्छे से बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं कि वो एकदम ही थोड़ा आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा थोड़ा सा सर्कल बड़ा बनाते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये हो गया, और इसके सेंटर पे क्या हो गया बेटा? आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। ये एकदम ही सामने है। ठीक है, और हमने जब पार्टिकल को फेंका तो ये ऐसे जाके थोड़ा रिपेल होगा, ऐसा। सही है, और ये जो एंगल हुआ, जो ये सीधा जाना चाहता था वो सीधा नहीं जा पाया, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और ये जो न्यूक्लियस के सबसे पास जो डिस्टेंस आया, ये आर मिनिमम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझिएगा, जब हमने यहां से अल्फा पार्टिकल को फेंका, मान लो कि वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है ना, कितना है? वी नॉट है, या उल्टा इसका काइनेटिक एनर्जी ई अल्फा है। समझिएगा, तो ये ऐसे जाके ऐसे डेविएट होगा, ऐसे जाके ऐसे डेविएट होगा। तो ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा क्लोजेस्ट अप्रोच का। ठीक है, और यहां से यहां की जो दूरी होगी, ये बी, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर। तो यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या क्या है? एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुआ, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट एंगल थीटा। तो हम सबसे पहले आपको यहां से मैथमेटिकल चीजें बताता हूं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at an angle थीटा। सही बेटा, एट एन एंगल थीटा, ध्यान से समझिएगा। और ये जो आया फॉर्मूला जो बन के, ठीक है, ऑब्जर्वेशन समझिएगा बेटा, सब चीज आपको बताएंगे ध्यान से। ठीक, कुछ डेरिवेशन नहीं है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल एट एन एंगल थीटा जो आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया, ठीक है ना, 1/sin का पावर 4 थीटा बाई 2, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोसेक का पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये समझ में आया? सही है बेटा, पहला फॉर्मूला ये समझ में आया कि आपका जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा जो थीटा एंगल पे स्कैटर्ड होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां से हम बोल देते हैं कि n1 एट थीटा 1 एंगल डिवाइडेड बाई n2 एट थीटा 2 एंगल इक्वल टू जो होगा वो होगा साइन, ठीक है ना बेटा, थीटा 2/2 बाई साइन थीटा 1/2 का पावर 4। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल बनता है। सही है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। और हमें यहां क्या समझ में आया कि जितना थीटा बढ़ाएंगे, मतलब जितना थीटा कम करेंगे, वैसे जितना थीटा बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा बेटा? आपका डिक्रीज होगा। समझ आया? तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया गया, किसके किसके बीच? नंबर ऑफ पार्टिकल एट थीटा एंगल एंड थीटा के बीच। तो ये ग्राफ कैसा है? जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते जाएंगे? कम। ऐसे आया। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि थीटा 1 पे n1 पार्टिकल है, ठीक है, थीटा 1 पे कितना पार्टिकल है बेटा? मतलब या थीटा 2 पे ऐसे मान लो कि ये थीटा 2 पे n2 पार्टिकल है, तो थीटा 1 पे आपका n1 पार्टिकल होगा। तो इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ दिखलाता है कि जितना ही एंगल ऑफ डेविएशन कम, उतना नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में भी तो यही बोला गया है। समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, मतलब जितना डेविएशन कम होगा उतना पार्टिकल ज्यादा होगा। क्लियर क्या बेटा? तो पहला चीज, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा ये भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा देर रुक जाओ। ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा ये भी मैं समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है ना बेटा, ये हेडिंग क्या हो गया? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at angle
ठीक है, थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, प्लीज इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये पहला चीज, ठीक है। तो रुदरफोर्ड में पहला चीज हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है ना, पार्टिकल का। इस पे न्यूमेरिकल क्या होगा, n1/n2 इक्वल टू साइन थीटा 2/2 साइन थीटा 1/2 का पावर 4 है, ठीक है बेटा, पहला चीज। दूसरा कैलकुलेशन जो हम करने वाले हैं बेटा, दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कैलकुलेशन जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो बी हम बात कर लेते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, सही है, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर्स, ठीक है ना। अब ये डिफिनीशन आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसको हम डिनोट करते हैं बी, सही है ना। न्यूक्लियस को लाइन ज्वाइनिंग वाले डिस्टेंस से होता है, ठीक है। तो इंपैक्ट पैरामीटर तो आपको अभी अभी बताया हमने, फिर भी यहाँ ड्रॉ करके थोड़ा सा तो समझा देते हैं, ठीक है। कि ये अगर आपका एटम है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका ये है, अगर जो इससे दूरी से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, तो ये जो दूरी है बी, इसी को बोलते हैं हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर बोलता है कि न्यूक्लियस से कितना ऊपर और नीचे से अल्फा पार्टिकल को हम लोग फेंका है। तो इस इंपैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला आता है बेटा, बी इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने यहां से कोई पार्टिकल फेंका, जनरली वो अल्फा पार्टिकल ही होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल फेंका, तो मान लो कि ये जो आता है, समझिएगा यहां पर एक दिक्कत है कि k इक्वल टू Z1 Z2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉट थीटा बाई 2 होता है, ठीक है बेटा, एकदम ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट थीटा बाई 2 होता है, सही है। टेक्निकली इससे न्यूमेरिकल आते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। अब यहां से अगर आप समझ पा रहे हो तो एक और चीज आपको समझ में आएगा कि इंपैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। मतलब यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं b1/b2 इक्वल टू, अगर ये सब सेम है, हम लिख सकते हैं कॉट थीटा 1/2 बाई कॉट थीटा 2/2 का जो भी रेशियो आएगा, सही है, फॉर सेम अल्फा पार्टिकल, सही है क्या। यहां पर बाकी सब सेम है, मतलब Z1 Z2 ई अल्फा सेम है, तभी तो रेशियो लेंगे, सही है बेटा। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर है। अगर आप समझ पा रहे हो, आप समझिएगा, इफ कुछ केसेस बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब एकदम ही डेविएशन नहीं हुआ, 1% भी नहीं, वो तभी होगा जब b की वैल्यू टेंस टू क्या होगी, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही लार्ज। इन्फिनिटी का मतलब यही है कि आपका एटम के बाहर हो तो कोई डेविएशन नहीं होगा, पहला चीज, इफ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब हमें उम्मीद है कि पूरा बच्चे समझ रहे होंगे कि इस केस में डेविएशन जो हुआ, ठीक है ना, मतलब अल्फा पार्टिकल कम बैक, मतलब इस केस में अल्फा पार्टिकल क्या होगा, कम बैक। कम बैक का मतलब ये है कि ये अगर पार्टिकल है, ये मतलब अगर आपका एटम है, तो जो अल्फा पार्टिकल गया, सही है, वो ऐसे जाके ऐसे गया और वैसे ही वापस आ गया न्यूक्लियस से टकरा के। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा पार्टिकल को हम एकदम न्यूक्लियस के सामने फेंके, और जब थीटा क्या होगा बेटा 180 डिग्री, तो यू कैन सी कि इंपैक्ट पैरामीटर जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। इन दिस केस पार्टिकल विल रिटर्न बैक, ठीक है ना, मतलब b 0 होगा तो पार्टिकल क्या होगा, रिटर्न बैक, सही है क्या बेटा। इस केस में अगर आपने एकदम न्यूक्लियस के सामने फेंका तो कम बैक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर हमने थीटा बढ़ाया तो बी को घटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, अगर हमने थीटा बढ़ाया तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो जितना बी कम होगा, ठीक है, जितना बी कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, आपका एक्चुअल में डेविएशन ज्यादा होगा। तो 180 डिग्री डेविएशन अगर कराना है तो एकदम न्यूक्लियस के सामने फेंको, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर को कम कर दो। तो इंपैक्ट पैरामीटर को जितना कम करोगे उतना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा आएगा, क्योंकि उतना न्यूक्लियस के पास आएगा,
एकदम प्यार से आपको समझ में आ गया। तो दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस इज द फॉर्मूला। जनरली ये अल्फा पार्टिकल होता है, तो Z1 क्या हो जाएगा आपका 2, और ये जो आएगा Z2। हम यहाँ Z1 Z2 क्या बोल रहे हैं, Z2 इसका जो भी मास नंबर होगा, और Z1 जिसको हमने फेंका है। ठीक है बेटा, चलिए, तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया K Z1। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर जो K यूज किया हूं मैं, ये है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन एंगल थीटा एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, समझे। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, और टेक्निकली अब मानो तो लास्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है बेटा, चलिए। अरे यार, अप्रोच सही है, R0। अब यहां पर मजेदार चीज है, R0, ठीक है बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, ठीक है ना। अब यहां पर दो केस बनता है, ठीक। केस 1 जनरली नीट और जेई के लिए, जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो। इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो बेटा आपका 0 हो। ये वाला जब भी आएगा, ठीक है ना, ये नीट और जेई मेन, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और यही पूछते हैं, ठीक है ना बेटा। जब बी 0 है, इसका मतलब सिंपल है कि हम जो फेंकने वाले हैं पार्टिकल को, वो कहां फेंकने वाले हैं, बोर्ड पे देखना सब लोग, सामने। केस 1 मतलब इस केस में आपका जो न्यूक्लियस होगा, इसके जस्ट सामने अगर हम एक अल्फा पार्टिकल को फेंके, अल्फा पार्टिकल ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अलावा अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पार्टिकल, बट मैं यहां मान रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल को हमने फेंका। सही बेटा, अगर हमने यहां से अल्फा पार्टिकल को फेंका, सही है, तो जब हमने अल्फा पार्टिकल को इधर से प्रोजेक्ट किया, तो इसके पास एनर्जी जो है ना, ई अल्फा है। ई अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैं मान रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल है, और ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज का जिसका एक्चुअली में आपका एटॉमिक नंबर जेड है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड। अब सुनिएगा, अब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो, तो हम मान लेते हैं कि इसको बहुत दूर से फेंके हैं, तो यू इनिशियल 0 मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको फेंकेंगे तो यहां क्या शुरू होगा बेटा, रिपल्सन शुरू होगा। समझिएगा, क्या शुरू होगा, रिपल्सन शुरू होगा। उस रिपल्सन के चक्कर में, ठीक है, उस रिपल्सन के चक्कर में जो ये अल्फा पार्टिकल जो जाएगा यहां से, यहां गंदा नहीं करते हैं इसको, यहां जो जाएगा न्यूक्लियस के पास, ठीक है, जो हमने अल्फा पार्टिकल को फेंका है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, ये जो अपना न्यूक्लियस है, इसके पास जब हमने अल्फा पार्टिकल को फेंका है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको जब हमने क्या किया बेटा, प्रोजेक्ट किया है इधर, एनर्जी देके ऐसे फेंका, ठीक है। हमें इसको लगता है कि थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। एक्चुअली में ये सर्कल को ही हमें थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, यार बहुत मेहनत पड़ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, 2 मिनट वेट कर लो। देखते हैं आप पता है कि नहीं। अरे यार, इधर भी लिख दिए थे, मतलब बैक करने में टाइम जाता है, बट ठीक है, तुम भगा सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो इसको। ये जो मैं कर रहा हूँ, हमें लगता है कि सर्कल थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको समझा अच्छा से पाएंगे, क्योंकि हम इम्पैक्ट पैरामीटर लेने वाले हैं, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर लेने वाले हैं हम, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। ये अपना सर्कल हुआ, ठीक है, इसके सेंटर पे आपका न्यूक्लियस हुआ, और हम इधर से एकदम B0 है, तो ये आपका लाइन हुई, देख रहे हो क्या ही चल रहा है यहां पर, स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हो यार। देखो 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 देखो, ये कैलकुलेशन भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये हमने सामने से फेंका अल्फा पार्टिकल को, ये अल्फा पार्टिकल है,
सही है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ज्यादा नहीं लिखते हैं बट आप समझ गए होंगे। एनर्जी देके, कभी कभी वेलोसिटी देता है, कभी कभी एनर्जी देता है। मैं मान लेता हूं कि अल्फा पार्टिकल को हमने वेलोसिटी जो दिया वो कितना दिया, भी अल्फा। सही बेटा। अब यहां पर सुनिएगा, जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा, इसको मैं अल्फा पार्टिकल बोल देता हूं, ये कलर, ये अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने फेंका है। सही है, तो ये अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाएगा, ये इधर जाएगा तो रिपल्सन होगा, और यहां जाके ये फाइनली रुक जाएगा। और ये जो डिस्टेंस ये पकड़ेगा, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब यहां जाके इसकी वेलोसिटी जो फाइनल होगी क्या हो जाएगी, 0। सही है, तो इसी को हमें निकालना है। अब यहां पर समझिएगा, ठीक है ना, कि यहां पर ई अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सही है। अच्छा, आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सही है। अब सोचिए कि यहां पर सिर्फ तो कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं बेटा, कंजर्व। क्या कर सकते हैं, कंजर्व। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। सही है। अब कितना लोग को समझ में, जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे जाएगा तो रुक गया होगा, तो के फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, 0। के फाइनल क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, इसको हम मानते हैं लार्ज डिस्टेंस से फेंका गया है। कहां से, लार्ज डिस्टेंस से, तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो गया, 0। तो जो हमने काइनेटिक एनर्जी दिया अल्फा पार्टिकल को, ई अल्फा, ये सारा का सारा किस में बदल गया बेटा, आपका पोटेंशियल में। ठीक, डेरिवेशन समझिएगा, जो हमने ई अल्फा दिया ये सारा का सारा पोटेंशियल में। और हमें पता है कि दो चार्ज, आप बचपन में पढ़े हो कि अगर यहाँ Q1 चार्ज है और R दूरी पे Q2 चार्ज है, तो इनका पोटेंशियल होता है K Q1 Q2 बाई R। तो ये एक चार्ज है, ठीक है ना, ये अल्फा पार्टिकल है और ये है, तो इस पे चार्ज जो होगा क्या होगा बेटा, आपका इसको मान लो Q2 JD, और Q1 जो आएगा बेटा क्या आएगा, 2E। तो एक्चुअली में जितना भी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का है वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी में, के Q1 Q2 बाई आर नॉट। तो यहां से जो क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया के Q1 Q2 बाई ई ऑफ अल्फा। सही है, ई ऑफ अल्फा। बेटा क्लियर हो गया, एक्चुअल फॉर्मूला यही है, ठीक है ना बेटा, एक्चुअल फॉर्मूला आपका यही है, किसका बेटा, क्लोजेस्ट अप्रोच का। सही है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। बट जनरली ये क्या करते हैं कि आर नोट का फॉर्मूला अगर मैं मान लूं कि जो फेंका गया वो Z1 था, तो एक और चीज देखिए, आर नोट का फॉर्मूला जो आया वो आ गया के Z1 Z2 इंटू ई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर मैं मानूं कि ये जो फेंका गया अल्फा पार्टिकल नहीं है, Z1 है, तो इस पे जो चार्ज आएगा Q1 इक्वल टू क्या आएगा, Z1E, और इस पे चार्ज क्या आएगा बेटा, Z2E। तो Q1 Q2 को Z1 Z2 बाई ई स्क्वायर रखेंगे कि नहीं, डिवाइडेड बाई यहां पर आ गया ई अल्फा। अब समझिएगा इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, मैं लिखते जाऊंगा आपको समझाने के लिए। ठीक, तो यहां से एक सवाल है प्रीवियस ईयर में कि क्लोजेस्ट अप्रोच किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 क्या है बेटा, चार्ज ऑन प्रोजेक्टेड, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, और ये एटॉमिक नंबर ऑफ स्टेशनरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका एक और आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हम उसको ये भी लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल टू के Z1 Z2 ई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ mv स्क्वायर। तो ये भी एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है। और यहां से हमें क्या पता चला कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास। ठीक है, मैं बस वो बता रहा हूं जो पूछा जा चुका है, ठीक है। या आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर नॉट इक्वल टू के Z1 Z2 डिवाइडेड बाई, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर बाई 2m। तो आर नॉट का फॉर्मूला एक और आ गया, के Z1 Z2, ठीक है ना बेटा, ई स्क्वायर तो रहेगा ही, इंटू 2
इंटू एम बाई पी स्क्वायर, ठीक है। इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। मतलब यहां पर आपको क्या समझ में आया कि आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मोमेंटम का स्क्वायर, सही है। तो ये भी पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नीट में ये 2 सवाल आ चुका है, नीट या बोलो तो PYQ में, ठीक है ना। ये 2 सवाल आ चुके हैं। कौन कौन? अभी जो मैं बोल रहा था कुछ देर पहले, ठीक है, ये वाला आ गया है। कहाँ गए वो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाला आ चुका है बेटा। कौन कौन सा? ये वाला, और इससे पहले जो बता रहा था ये वाला, सही है। ऐसे सवाल आ चुके हैं, ठीक है। अब स्पेशली जब बात हो जाए अल्फा पार्टिकल का, स्पेशली जब बात किया जाए किसके बेटा? अल्फा पार्टिकल का। फॉर अल्फा पार्टिकल जनरली यही पूछा जाता है। फॉर अल्फा पार्टिकल Z1 की वैल्यू हो जाएगी भैया 4, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, सही है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा K इंटू 2 इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर अल्फा पार्टिकल, सही है बेटा। और यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी और सारा चीजें समझ आ गया। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या है बेटा? फॉर्मूला, ठीक है। ये जब भी आएगा, ये नीट जेई में आएगा जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, ठीक है। दूसरा केस जो बनेगा, आते हैं सवाल पे, इतना जल्दी भी क्या है। दूसरा केस जो बनेगा, केस 2, जो कि एक्चुअली में नहीं आना चाहिए, जेई में आ सकता है, नीट में नहीं आएगा, कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर नॉट इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इस केस में आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा रोटेशनल मोशन, थोड़ा सा कुछ कुछ करना होगा, थोड़ा सा ही। अगर हमने इस पे क्या किया बेटा कि इंपैक्ट पैरामीटर 0 डिग्री मतलब 0 नहीं है, हमने इस पार्टिकल को क्या किया कि थोड़ा ऊपर से फेंका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फेंका, तो ये इसका क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, ये होगा आर नॉट। तो इसमें बेटा 2 चीजें करना पड़ेगा। पहला स्टेप, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस बता रहा हूं कि कंजर्व करोगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस, मतलब एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है। एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल। अब समझिएगा, यहीं पर समझा देते हैं। एल इनिशियल इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है बेटा। अब समझिएगा एल इनिशियल क्या है। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v0 है और ये दूरी यहाँ से कितना होगा b, इसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो अब बताइए, इसके अबाउट कर रहे हैं तो दूरी क्या हो गया b। तो एल इनिशियल आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे mv0b, और एल फाइनल जब लिखोगे, जब यहाँ ये जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, तो आप लिखोगे mvr0। क्या लिखोगे बेटा? mvr0, ठीक है। तो यहां से आपको दिखेगा कि जो m है m से कट गया, और v की वैल्यू जो आ गई वो आ गई v0, ठीक है ना, v0 बाई r0 इंटू बी, सही है। तो पहला चीज यही करोगे तो यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा, कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस, ठीक। अब ये अलग अलग सवाल होता है तो अलग अलग। दूसरा चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जब हम कंजर्व करेंगे बेटा, तो आपको क्या लिखेंगे? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल कितना लेंगे? 0। के इनिशियल कितना लेंगे? ई अल्फा, ठीक। अच्छा, यू फाइनल कितना लेंगे बेटा? आपका वही के Z1 Z2 बाई आर नॉट, के Q1 Q2 बाई आर नॉट, प्लस के फाइनल यहाँ 0 नहीं होगा, क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका जो ई अल्फा आ गया वो आ गया के Z1, देखो यहाँ पर ई स्क्वायर भी आएगा, सही है। अरे यार, ठीक है ना, थोड़ा जगह ज्यादा क्या लेना है, मतलब ये ठीक है, पूछा नहीं जाता इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। Z1 Z2 ई स्क्वायर बाई आर नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 2 बोलोगे, क्या बोलोगे? इक्वेशन 2। और इससे मिलकर क्या करोगे बेटा? उसको सॉल्व अगर करना चाहो तो, सही है ना, करना चाहो तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है ना, आपका जब इंपैक्ट पैरामीटर क्या नहीं हो बेटा, आपका इंपैक्ट पैरामीटर 0 डिग्री मतलब 0 ना हो, ठीक है। तो अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको एक बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा और एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो विल गेट
आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको हमने दोनों बता दिया, ठीक है। तो मिला जुला के हमने रुदरफोर्ड के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। आपको स्कैटरिंग एंगल समझ में आया, आपका ग्राफ समझ में आया, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला देखा, और हमने क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला देखा। अब बेटा जो हम करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है। इस सवाल में बोला गया है, ठीक है ना, कि आपका जो क्या बेटा रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ऑन ए अल्फा रे स्कैटरिंग, द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एन एंगल 90 डिग्री भी 21, मतलब n1 इक्वल टू हमें दिया है 28, जब एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो हमसे पूछा है द नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब हमसे n2 जानना चाहता है जब एंगल इसका हो गया है बेटा कितना आपका 60 डिग्री, सही है। अच्छा बताइए, आप यहां से बता सकते हो कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम हुआ है, मतलब नंबर बढ़े होंगे, मतलब 28 से जो भी ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पर सारा ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n1 बाई n2 इक्वल टू साइन थीटा 2/2 बाई साइन थीटा 1/2 का पावर 4। साइन थीटा 2 कितना है 60/2 साइन 30, तो ये आ गया साइन 30, और नीचे आ गया बेटा आपका साइन 45 का पावर 4। अगर तुम ध्यान से देखो तो √2/2 का पावर 4, मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो n1 की वैल्यू कितनी है 28, n2 हमें निकालना है, वो √2/2 1/√2 1/√2 का अगर तुम पावर लोगे 4 तो आ जाएगा 1/4। तो n2 इक्वल टू आपका जो आ गया 4 इंटू 28 कितना आ गया बेटा 112। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, सही है। तो कौन सा आंसर हो गया बेटा सेकंड वाला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए यहां पर बस कैलकुलेशन है इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग, नहीं बी जीरो है, बताइए बी जीरो है, इंपैक्ट पैरामीटर जीरो कब होता है, इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है तो क्या वो रिटर्न बैक आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी डेविएशन अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है ना, व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल ऑफ अल्फा स्कैटरिंग, तो हो जाएगा 180, सामने फेंकोगे तो वापस आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए कैलकुलेशन है, ठीक है ना, आपको क्या बोला हुआ है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी इतना, मतलब यहां पर आपको एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे दिया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, हमने जूल में बदल लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि मीटर सेंटीमीटर में आंसर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं थ्रू ए 180 डिग्री, ये बोलना जरूरी है, मतलब ये बोल रहे हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है, तो हमारा केस 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग 180 ही लेते हैं, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट पूछा है, तो आर नॉट का फॉर्मूला हमें पता है के Z1 Z2 बाई ई स्क्वायर बाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब कैलकुलेशन जब करेंगे तो के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹, Z1 अल्फा पार्टिकल है तो Z1 की वैल्यू 2, दूसरा क्या है न्यूक्लियस बेटा यूरेनियम, तो Z2 92, यहाँ आ जाएगा ई स्क्वायर बाई, यहाँ पर एनर्जी अगर देखा जाए तो कितना है 5 इंटू 10⁶ इंटू एक्चुअली में ई तो है, ये क्या है ई, ठीक है बेटा जूल। तो आप देखो ई से एक ई कट गया, एक ई से एक ई कट गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए 6 से कट गया, ये बच गया, ये कटने की जगह मिट्टी क्यों जा रहे हो 3, सही है। अब बच गया 292 तो आर नॉट की वैल्यू जो आ गई बेटा वो आ गई 9 इंटू 2 इंटू 92 बाई 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि एक ही बचा हुआ है। अब ये जो आंसर आएगा आपका मीटर में आएगा, ठीक है बेटा। अगर हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाता है 5.3 इंटू 10⁻, ठीक है ना बेटा 14 मीटर, सही है, कितना जाता है 14 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर। तो ऑर्डर पूछा है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻12। तो ये कैलकुलेशन है। अच्छा सर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर किसी बच्चे को ऐसा भी डाउट रहे तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है, ये 92 और ये 2 और ये 5 है, तो इसको अगर मैं करीब करीब 90 मान लूँ तो ये 18 आएगा, सही है। अब 18 इंटू 18 करोगे, ठीक है बेटा, उसके बाद 1.6 से करोगे तो आपको मिल जाएगा, ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या बेटा, कुछ छूट रहा था, देखो ये गलत कर रहे थे, यहाँ 3 था तो ये क्या आना चाहिए 16, तो सॉल्व करने पे ही आता है,
क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए इस सवाल में क्या बोला उन्होंने कि हमने जब अल्फा पार्टिकल को फेंका है, हमने जब अल्फा पार्टिकल को क्या किया बेटा, फेंका है। तो जब अल्फा पार्टिकल को फेंका है मोमेंटम p से, तो आर नॉट क्या था, आर। जब हमने मोमेंटम 2p कर दिया तो क्या हो गया, तो हमें पता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है, अभी अभी आपको पढ़ा है। तो यहां से हम करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, R1/R2 इक्वल टू P2/P1 का पावर 2। तो R1 कितना है, R2 हमसे पूछा है, P2 हमारा हो गया 2P, और ये हो गया P का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो 4 आ गया। तो जो R2 की वैल्यू आ गई R/4 आ गई। मतलब आप जैसे ही मोमेंटम डबल करोगे तो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच 1/4 हो जाएगा और पास जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका, 4। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ इतना मेरे, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस 29 इज डिफ्लेक्टेड बैक। डिफ्लेक्टेड बैक दे दिया मतलब B0 है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब इसमें भी वही पूछा है, तो आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, R0 इक्वल टू KZ1Z2/E²। हम यही लगाएंगे बेटा, हम एनर्जी कंजर्व किए तो हम यही लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू क्या आने वाली है, 9 × 10⁹। ठीक, अल्फा पार्टिकल तो Z12, Z2 कितना है बेटा 29, कॉपर है तो E² बाई एनर्जी आपका कितना हो गया 10⁷ इलेक्ट्रॉन जूल। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन में मेगा को क्या लिखेंगे 10⁶। अब यहां से अगर हम इसको काट दे तो ये बच गया 2, सही है। तो ये बच गया 9 × 10⁻² इंटू ये देखो बेटा 58 इंटू 1.6 × 10⁻−19, सही है, बाकी सब कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 58 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−17। तो जब हम इसको पूरा के पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 8.4, ठीक है ना। मतलब हमने कैलकुलेशन पहले कर रखा है, लेकिन कर देता हूं आपके लिए, सुनना ध्यान से। 58 को पहले 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 जा 72, सही बेटा। हमारे पास कितना बच गया 7, 45 और 7 52, ये आ गया। और तो ये 522 आ गया। इसको फिर 16 से करो, 12 13 30 31। मैं गलत हो सकता हूं, अब देख लेना, 2 2 5। तो ये 2 5 कितना आया 3 8, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आया, एक पॉइंट है तो ये आएगा। तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करने पे 835.2 इंटू 10⁻17 मीटर आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 8.352 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये बेटा करीब करीब 8.4 है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा करीब करीब 8.4 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर हमने कैलकुलेशन सही किया होगा तो आंसर आपका सेकंड हो गया, ठीक है बेटा। ये देखिए एक और सवाल है जिसमें इंपैक्ट पैरामीटर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इंपैक्ट पैरामीटर का भी हमने फॉर्मूला लिखवाया है कि जो बी होता है वो क्या होता है, KZ1Z2/E² डिवाइडेड बाई, अगर आप याद हो तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सही बेटा, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनटू cot θ/2, सही है। तो इसको हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब हमें इसको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, अल्फा पार्टिकल को ही फेंके, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ अच्छा यहाँ पर 2 होता है, हमने वहाँ पर 2 नहीं लिखा है क्या बेटा, एक बार मुझे देख लेने दो प्लीज, बहुत मतलब 2 नहीं लिखा है क्या, अरे यार यहाँ पर 2 होता है, सॉरी प्लीज बेटा इसको सुधार लेना, ठीक है ना। जो लास्ट तक बचे होंगे यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 होता है। तो यहाँ पर 2 होता है तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बेटा 79 गोल्ड है तो E² तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एनर्जी कितना दिया हुआ है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁶, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। अब 2 से 2 गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो हमें लगता है कि थोड़ा आसान है। 9 इंटू 79 डिवाइडेड बाई कितना बचा बेटा 5, 10⁶ से ये गया 3, तो ये बच गया 1.6 इंटू 10⁻16, सही है। अब यहाँ गुना भागा हम करें तो करना पड़ेगा 9 इंटू 79 बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 5
इंटू 10⁻⁻16। जब इसको आप करोगे बेटा तो ये आएगा 2.27, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻4। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार कैलकुलेशन देख लेना, पता नहीं 15 नहीं आना चाहिए, 14 ही आना चाहिए मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। क्लियर है क्या? तो ऐसे हम इंपैक्ट पैरामीटर को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। यहां पर एक अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो बेटा कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड, क्योंकि यहां अट्रैक्शन हो रहा है जबकि न्यूक्लियस क्या करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड, ठीक है ना। ड्रॉबैक क्या था, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉबैक जो रुदरफोर्ड का है ये है कि इन्होंने बोला कि चलिए इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, हम मान लिए कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब हमें बचपन में पता है कि इसके पास होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होगा बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इन्होंने ऐसा बोला, सही है। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और हम बचपन में पढ़े हैं कि चार्ज विथ एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एनर्जी, सही है। तो एनर्जी इमिट करेगा, तो अगर एनर्जी इमिट करेगा तो धीरे धीरे इसका एनर्जी क्या होगा, कम। तो धीरे धीरे एनर्जी कम होगा तो धीरे धीरे इसका रेडियस भी क्या होगा, कम। और रेडियस कम होते होते ये क्या होना चाहिए, समझ रहे हो, इसका अगर धीरे धीरे एनर्जी कम होगा तो रेडियस भी क्या होते जाएगा, कम। और कम होते होते क्या होना चाहिए, ये फॉल हो जाएगा कहां पर, न्यूक्लियस पे। तो इसके बारे में ये नहीं बताए, ठीक है ना। ईएमडब्ल्यू वेव रेडिएट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, इसके कारण रेडियस क्या हो जाएगा, कम, मतलब एनर्जी लूज होगा ना। तो ऐसे समझिए कि एनर्जी इसका घटते जाएगा तो रेडियस भी घटते जाएगा, और फाइनली फॉल इन न्यूक्लियस। तो इसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। तो इनका ड्रॉप बैक क्या था, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, उनके अकॉर्डिंग फॉल हो जाएगा। फेल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम भी नहीं बता पाए, ठीक है। उसके अलावा वो कुड नॉट एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज, नो फिक्स्ड ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बोले। फेल टू एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं बताए, तो ये प्रॉब्लम था। अब इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो कौन देंगे बेटा, वोर्स देंगे। तो आज हमने सारे एटॉमिक मॉडल पढ़ा, मेनली हमने पढ़ा रुदरफोर्ड का सारा कैलकुलेशन, क्लोजेस्ट अप्रोच का, इंपैक्ट पैरामीटर का, प्लस हमने क्या किया बेटा, आपको न्यूमेरिकल करके बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।